गुड मॉर्निंग गर्ल्स। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ़ाइबर्स क्या होते हैं और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था टेक्सटाइल फ़ाइबर्स के बारे में। और मैंने आपसे बताया था कि फैब्रिक बनने के लिए यानी वस्त्र बनने के लिए वस्त्र उत्पादन से पहले आता है वस्त्र, और वस्त्र बनता है धागे से और धागा बनता है रेशे से। रेशा किसी भी वस्त्र की सबसे न्यूनतम या छोटी कड़ी है, जो जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी कड़ी होती है कोशिका, वैसे ही किसी भी वस्त्र को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है रेशा। आज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे रेशे का वर्गीकरण। आपको पता होना चाहिए कि रेशे कैसे वर्गीकृत होते हैं, हम कैसे कैसे रेशे हमें पाए जाते हैं। जब मानव गुफाओं में रहता था तो उसको सबसे पहली चीज़ जो वस्त्र से रिलेटेड आई थी वो उसको था तन ढकना। अपना कैसे तन ढके, बारिश से, तूफ़ान से, आंधी से, गर्मी से, धूप से बचने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान वहीं से बना। रोटी यानी भूख लगना, कपड़ा यानी कि वस्त्र, और मकान यानी छत, जिसे वो अपने आप को बचाने के लिए, इन्हीं सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वो गुफाओं में जाके छिपता था। और सबसे पहले उसने अपनी पोशाक के रूप में या वस्त्र के रूप में अपने तन को ढकने के लिए पेड़ की छाल, पेड़ की बड़ी बड़ी पत्तियां, उन्हीं को अपना वस्त्र बनाया। धीरे धीरे मानव को प्राकृतिक रेशों के बारे में ज्ञान होने लगा। जैसे जैसे आगे समय बढ़ा और मानव का विकास हुआ, मानव ने सबसे पहले प्राकृतिक रेशे की खोज की, वो था कपास। कपास का रेशा प्राकृतिक रेशा था। और जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के वर्गीकृत रेशे होते हैं, मानवकृत और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। जैसे जैसे मानवता का विकास हुआ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, प्राकृतिक रेशे कम पड़ने लगे इस्तेमाल में, तो धीरे धीरे मानव आर्टिफिशियल रेशे यानी कि मैन मेड फाइबर्स की तरफ बढ़ा। और मानव ने तब तक केमिकल्स का यानी कि रसायनों का आविष्कार भी कर लिया था, तो मानव ने धीरे धीरे आगे बढ़कर रासायनिक रेशों का भी विकास किया और फिर रासायनिक रेशों का उद्गम भी हुआ। आज हम सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह के रेशे होते हैं, हम दो भागों में रेशों को बांटते हैं, मुख्यतः प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो प्राकृतिक रेशे, आप अगर इधर देखें, वानस्पतिक रेशे, प्राकृतिक, सबसे पहले जो रेशा हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ वो था प्राकृतिक रूप से वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। प्राकृतिक रेशे जैसे कि बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। बीज वाले कौन से हो गए? जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास और कपोक। तने से हमें कौन से प्राप्त होते हैं? जैसे लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, मनीला और कोयार, सन। ये सभी जितने भी बालों वाले बड़े बड़े रेशे, लिनन जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है और उसके बाद जूट इस्तेमाल में लिया जाता है। इवन नारियल का जो रेशा है वो भी हम वस्त्रों को बनाने में, थैले बनाने में, रस्सी जो आप घर में मोटी रस्सी, सूत की रस्सी आप काम में लेते हैं, वो लिनन और जूट से ही बनती है। ये तने की छाल के अंदर से। तो लिनन किससे प्राप्त होता है? फ्लेक्स नामक एक पौधा होता है, जिनको पानी में भिगो देते हैं, तो पानी में भिगोने के बाद, इनको बड़ी बड़ी झरनों में भिगोने के बाद इन तनों को निकाल दिया जाता है और सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद जो इनकी छाल निकलती है उसे बोलते हैं, उससे जो रेशा प्राप्त होता है, छाल के अंदर एक लंबा लंबा मोटा रेशा होता है और उस रेशे को बोलते हैं लिनन। अक्सर हमारे घर के जितने भी पर्दे हैं, जितने भी हमारे घर की मोटी खेस जो गर्मियों में ओढ़ते हैं, ये सब लिनन की बनी होती है। आपके पापा की जो ट्राउज़र्स या पैंट हैं, ये भी लिनन की बनी होती है। अगर आप याद करें, आप स्कूल में जो पहनते थे मोटे कपड़े यानी कि स्कर्ट, जिससे आपके क्रश नहीं होती थी, सल नहीं पड़ते थे, वो भी लिनन की बनी होती थी। वानस्पतिक रेशों के बाद दूसरा रेशा जो आया वो था प्राणिज रेशा। प्राणिज यानी कि प्राणियों से प्राप्त, यानी ऊन और रेशम सबसे पॉपुलर रेशे हैं। ऊन आप जानते हैं भेड़, और अक्सर आप सुनते हैं भेड़ से प्राप्त होती है, पर नहीं, भेड़ नहीं, बकरी से भी ये ऊन का रेशा प्राप्त किया जाता है।
ऊन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रेशा है जिसे सभी रेशों की रानी कहा जाता है, वो है रेशम। रेशम बनता है रेशम के कीड़ों से, जो कि शहतूत के पत्तों पे जंगलों में पाए जाते थे। और वो अपने शरीर को में से एक प्रोटीन रेशे, इन रेशों को, प्राणिज रेशों को प्रोटीन रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इन रेशों से प्रोटीन निकलता है मुंह में से, रेशम के कीड़े में से, और वे अपने ही प्रोटीन में जाल में उलझ जाता है और फिगर ऑफ 8 बनाकर कोकून बनाता है, तो जिससे रेशम प्राप्त होता है। कोकून को उबाल लिया जाता है और उसमें से जो रेशा प्राप्त होता है बहुत ही चमकीला, फाइन, बिल्कुल पतला बारीक रेशा होता है, उसे बोलते हैं प्राणिज रेशा, यानी कि रेशम का रेशा। तो 2 रेशे हो गए, ऊन और रेशम। फिर आता है तीसरा ही वानस्पतिक रेशों में खनिज रेशा। खनिज यानी कि सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस। आपने अक्सर अपनी नानी दादी की कहानियों में सुना होगा कि राजा महाराजा हुआ करते थे और महारानियाँ जो कपड़े पहनती थी वो पहनती थी सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल होता था। तीनों ही ज़मीन से प्राप्त खनिज हैं। सोने और चांदी तार के रूप में सीधे, ये कोई रेशा नहीं होता था, सीधे तार के रूप में होते थे, लेकिन ये पतले धागे के रूप में बुनाई में काम में आते थे, वीविंग लिए करी जाती थी, और इन्हीं से इनको कपड़ों में बुन दिया जाता था, तो जिससे कपड़े महंगे, भव्य और बहुत आलीशान होते थे। अक्सर राजा महाराजाओं के द्वारा पहने गए कपड़े सोना और चांदी का इस्तेमाल होता था। तीसरा आता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस यानी कि आपने अपने घर की छत या उस पर, कहते हैं कि गांव में आपने देखा होगा जो गांव के घर बने हुए होते हैं जिससे वो ठंडे रहते हैं, या पाइप आप जिनको देखते हैं वो सीमेंट के नहीं होते, वो छत जो बनी हुई होती है वो एस्बेस्टॉस की होती है, सीमेंट जैसी शक्ल की होती है। और इसको भी, क्योंकि हम इनको वस्त्रों में, ये बहुत हार्ड होता है, इसीलिए इसकी पर्दियाँ बनाई जाती हैं छत के इस्तेमाल में। घर की विभिन्न टीन शेड की जगह अब हम एस्बेस्टॉस की शीट्स यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का रेशा ही है। तो ये आज हमने पढ़ा वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज रेशे, जो कि तीनों ही प्राकृतिक रेशे थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानवकृत रेशों के बारे में।